प्रिय दोस्तों, आज हम हड़प्पा संस्कृति के श्रृंखला में आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी लेंगे। हम लोग देखेंगे कि हड़प्पा काल में जो आर्थिक स्थिति था वो कैसा था, किस चीज से। जैसा जानते हैं कि किसी भी देश की सबसे मजबूत रीढ़ उसकी अर्थव्यवस्था होती है, तो और उस अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता में और या हड़प्पा संस्कृति में हम कृषि देखते हैं कि कृषि कैसा था। तो हड़प्पा सभ्यता में जो कृषि था, आंतरिक एवं बाह्य मतलब बाहरी, आंतरिक अंदरूनी और बाह्य मतलब बाहरी व्यापार के संतुलन पे आधारित थी। अर्थात आदान प्रदान एक देश से दूसरे देश में हमारी होती रहती थी। तो कृषि जो था आंतरिक एवं बाह्य व्यापार के संतुलन पर आधारित था। सैन्य कृषि अर्थव्यवस्था की देन अगर हम देखते हैं कि सैन्य कृषि अर्थव्यवस्था में इसकी सबसे महत्वपूर्ण देन क्या है, तो हम देखेंगे यहाँ पे दो फसलों की खेती होती थी, हल का प्रयोग होता था और फसलों की विविधता थी। हम लोग हड़प्पा सभ्यता में देखेंगे या जानने का प्रयास करते हैं कि हड़प्पावासी दो किस्म के गेहूं और जौ का उपज, दो किस्म के गेहूं एवं जौ उपजाते थे। तो यहां पर हम देखते हैं कि दो फसलों की खेती उनकी देन है, हल का प्रयोग उनका देन है और फसलों की विविधता इनकी देन है। हल के प्रयोग में हम देखेंगे कि राजस्थान का जो क्षेत्र है कालीबंगा, वहां से हल की प्राप्ति हुई है। लेकिन जो कालीबंगा राजस्थान से हल की जो प्राप्ति हुई है, इसमें इस प्रमाण का अभाव है कि वो हल बैल द्वारा खींचा जाता था या मनुष्यों के द्वारा खींचा जाता था। इसमें साक्ष्य का अभाव पाया जाता है। इसकी आगे हम लोग देखेंगे। हड़प्पावासी जो थे 9 फसल पैदा करते थे, मतलब उन्हें 9 फसल पैदा करने में महारत हासिल थी। कौन कौन से? गेहूं, जौ, राई, मटर, तिल, सरसों, चावल, कपास, अनाज जिसमें मोटा अनाज शामिल है। तो कौन कौन से 9 फसल थे हम लोगों ने देखा? गेहूं, जौ, राई, मटर, तिल, सरसों, चावल, कपास, अनाज में मोटा अनाज। हम लोग देखते हैं कि जो जौ था वो जौ बनावली से उत्कृष्ट किस्म का जौ का पैदावार होता था। कैसा होता था? बनावली से सबसे उत्कृष्ट जौ का पैदावार होता था। अब हम देखते हैं गेहूं भी हमने देखा कि 2 प्रकार के गेहूं, 2 प्रकार के जौ उपजाते थे। कपास जो है हड़प्पा के लोगों की ही देन है, जिसे यूनानी सिंडोम कहते थे। कपास को यूनानी लोग क्या कहते थे? सिंडोम कहते थे। कृषि के लिए किस औजार का प्रयोग होता था? तो इसमें 2 किस्म के औजार उपयोग में होते थे। कौन कौन से? प्रस्तर यानी कि पत्थर के औजार और कांसे के औजार। लेकिन यहाँ पर एक चीज हम लोग को देखना बहुत जरूरी होता है कि हड़प्पा सभ्यता
को हम लोग कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। कौन सी सभ्यता कहते हैं? हड़प्पा सभ्यता जो है वो कांस्य युगीन सभ्यता है। परंतु इस सभ्यता में, इस काल में हम लोग कांस्य का जो प्रयोग है वो अल्प मात्रा में पाते हैं। क्या पाते हैं? अल्प मात्रा में प्रयोग इसका पाते हैं। और जो पत्थर है, पत्थर के औजारों का प्रयोग बहुत ज्यादा मात्रा में देखा जाता है। कांस्य युगीन कहने को है, लेकिन पत्थर का प्रयोग बहुत ही ज्यादा है। हड़प्पा संस्कृति में फावड़ा या फाल नहीं मिला है। प्रिय दोस्तों, जितने भी आपको पॉइंट बताए जा रहे हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आप लोग नोट कीजिएगा। तो फावड़ा या फाल हड़प्पा सभ्यता में नहीं मिला है। संभवतः लकड़ी के हल का प्रयोग होता था। मैंने अभी बताया आपको कि हड़प्पा सभ्यता में राजस्थान का कालीबंगा का जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में लकड़ी के हल का साक्ष्य मिला है। तो ये इसको हल को कुड़ कहा जाता था। जो हल रेखा है, इससे अनुमान लगाया गया कि कालीबंगा में जो खेत जोते जाते थे वो हल के माध्यम से जोते जाते थे। तो लकड़ी के हल का अगर चर्चा होती है तो कालीबंगा का क्षेत्र, कालीबंगा हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ से लकड़ी का हल मिला है। कपास की शुरुआत किन्होंने किया? तो हड़प्पा के लोगों ने। हड़प्पा सभ्यता में ही कपास की खेती शुरू हुई, जिसे यूनान के लोग सिंडन, यूनान के लोग सिंडन कहते थे। अब हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा बर्तन जो बना है वो मिट्टी के बने हैं। माने हड़प्पा सभ्यता में सबसे ज्यादा बर्तन किस चीज के बने हैं? तो मिट्टी के बर्तन देखते हैं। फिर उसके बाद हम तांबे का बर्तन मिलता है। माने तांबे का जो बर्तन है वो मिट्टी के बाद है। मिट्टी के बर्तन जो होते थे वो सादा लाल पट्टी के साथ काले रंग की चित्रकारी की जाती थी। मतलब जो मिट्टी के बर्तन थे उस पे लाल रंग की पट्टी होती थी, जिसपे काले रंग से चित्रकारी की जाती थी, एवं उस पे जो आकृति बनाई जाती थी, जो चित्र बनाए जाते थे, उसमें तराजू, मछली और वृक्ष आदि के चित्र शामिल थे। मतलब जो मिट्टी के बर्तन बनते थे उस पे लाल रंग के पट्टी होती थी और काले रंग की उस पे चित्रकारी की जाती थी काले रंग से। और जो चित्र बनाए जाते थे वो क्या होते थे? तराजू के, मछली के, वृक्ष आदि के चित्र मिलते हैं। अब जो मैंने अभी बताया कि यूनानी लोग सिंडोन नाम इस क्षेत्र को दिए थे, तो सिंडन को ही आगे परिवर्तित किया सिंडोन में, जो कि सिंधु क्षेत्र बन गया। जो सिंधु नाम पड़ा वो सिंडोन से ही पड़ा। चावल हम देखते हैं तो चावल जो है रंगपुर और लोथल, चावल कहाँ से मिलता है हमें? रंगपुर से और लोथल से चावल का साक्ष्य हमें प्राप्त हुआ है। अब हम देखते हैं कि जो चावल मिला है वो सबसे पहले लोथल से 1800 ईसा पूर्व में ही हड़प्पाई लोग उपजाते थे। कब उपजाते थे? तो इसका प्रमाण जो मिला है
चावल का लोथल से 1800 ईसा पूर्व, नोट कीजिएगा, इन सभी पॉइंटों को आप नोट करते जाइएगा। लोथल से कब मिला है चावल का प्रमाण? तो 1800 ईसा पूर्व में हड़प्पाई लोग चावल का उपजाते थे, यानी कि चावल का उपज कब से होता था? तो 1800 ईसा पूर्व से। कहां से? तो लोथल से। तो चावल कहां से हमें प्राप्त हुआ है? तो हम देखते हैं रंगपुर और लोथल से प्राप्त हुआ है। घोड़े पालने का साक्ष्य नहीं मिला है। प्रीवियस क्लास में भी हमने बताया था कि जो घोड़ा है वो हमें नहीं मिलता है, लेकिन सुटगोता से घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं लगभग 2000 ईसा पूर्व में, लेकिन इसका साक्ष्य अपूर्ण है, मतलब इस बिना साक्ष्य का है। इसके बारे में हम लोग सटीक जानकारी नहीं दे सकते हैं। तो जब भी अगर एग्जाम में आए घोड़े का, तो सीधे जवाब देना है कि घोड़ा हड़प्पा सभ्यता में मतलब पालने का साक्ष्य नहीं मिला। तो घोड़े पालने का जो साक्ष्य नहीं मिला है, हाँ, हाथी पालने का साक्ष्य मिला है। घोड़ा का नहीं मिला है, लेकिन हाथी का मिला है। सुतकोटदा से घोड़े का अस्थि पंजर मिला है, परंतु पालने का साक्ष्य नहीं मिला है। लेकिन कहीं कहीं विद्वानों में अभी एकजुटता इस मामले में नहीं है। किसी ने इसे घोड़े का कहा है, तो किसी ने इसे गधे का अस्थि पंजर माना है। इसमें भी अभी भ्रांति बनी हुई है। जल संग्रह हम देखते हैं तो धोलावीरा जो क्षेत्र है वहां से बांधों का निर्माण का साक्ष्य मिला है। कहां से? धोलावीरा से। हड़प्पाई लोग, जैसा कि हमने देखा कि 9 फसल पैदा करते थे, वे तरबूज, खरबूजा, नारियल, अनार, नींबू एवं केला से परिचित थे। मतलब जो फल के प्रकार है, अनाज के प्रकार इधर थे, इधर फल के प्रकार आप देखिएगा तो तरबूज, खरबूजा, नारियल, अनार, नींबू एवं केला से परिचित थे। मेसोपोटामिया से जो वस्तु आयातित होती थी, आयात एवं निर्यात, अर्थव्यवस्था का ये 2 टर्म है, आयात और निर्यात। आयात उस वस्तु का होता है जो दूसरे देश से हमारे देश में जो वस्तु मंगाते हैं उसे आयात कहते हैं। अर्थात अगर हम किसी से वस्तु को मंगा रहे हैं तो हमारे लिए वो आयाती चीज हो जाता है। और जब हम किसी भी देश को अगर हम अपना सामान भेजते हैं, अपना सामान को उन्हें प्रदान करते हैं, उसे निर्यात कहा जाता है। तो मेसोपोटामिया से आयातित वस्तु क्या होती थी? मतलब हम लोग क्या मंगाते थे? तो ऊन, खुशबूदार तेल, कपड़े आदि हम लोग मेसोपोटामिया से मंगाते थे। जैसा कि हम आगे देखेंगे कि हमारा जो व्यापार होता था वो ईरान, मेसोपोटामिया, अफगानिस्तान, बदखशा प्रदेश जो है अफगानिस्तान का, वहां से हम लोग का वस्तु आदान प्रदान यानी विनिमय होता था। सेंधो से निर्यातित वस्तु, मतलब अब हड़प्पा सभ्यता से हड़प्पा के लोग किस वस्तु का निर्यात करते थे? तो तांबा का, मोर, हाथी दांत की वस्तुएं, कंघा, सूती वस्त्र। किस चीज का निर्यात करते थे? तो तांबा, मोर, हाथी दांत की वस्तु, कंघा और सूती वस्त्र। अगर वस्त्र की यहाँ पे चर्चा करते हैं तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि वस्त्र में हड़प्पाई लोग ऊनी और सूती दोनों प्रकार के वस्त्रों का उपयोग में लाते थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी आपको दिया जा रहा है, इसे आप लोग नोट कीजिएगा। हड़प्पाई लोग जो थे ऊनी और सूती दोनों प्रकार के वस्त्र का उपयोग करते थे। मतलब दोनों वस्त्रों से ये भली भांति परिचित थे। मोहनजोदड़ो हड़प्पा से हमें क्या प्राप्त होता है?
तो बेलनाकार फारस की मुद्राएं। इससे यह पता चलता है कि हमारा जो व्यापार था वो फारस से भी हम लोग व्यापार में सम्मिलित थे। तो बेलनाकार फारस की मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई है? तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से देखने को मिलता है। अभी आपको मैं बता दूं कि बनावली से जो बनवाली है वहां से खिलौना हल मिला है। खिलौना हल मिला है कहां से? तो बनवाली से, हड़प्पा से ही हड़प्पा से मोहर पर मानव एवं बैल युद्ध का अंकन मिला है। मतलब लेख जो चित्र मिला है हड़प्पा से जो मोहर प्राप्त हुआ है उस पे क्या मिला है? मानव एवं बैल युद्ध का हमें अंकन मिला है। क्रीट कला एवं बाघ की लड़ाई सुमेरियन कहानी पे आधारित है। किस कहानी पे आधारित है? तो सुमेरियन कहानी पे आधारित है। हड़प्पाई लोग जो थे फसल काटने के लिए किस चीज का उपयोग करते थे? तो पत्थर के हाशिए का उपयोग करते थे। हाशिए एक प्रकार का ऐसा औजार होता है इसमें नुकीले अभी भी हमारे जो कृषक परिवार के सदस्य हैं जो खेती करते हैं तो घास पतवार या जो फसल का नीचे से जो भाग होता है उसको काटने के लिए हाशिए का प्रयोग किया जाता है। तो जो पत्थर के हाशिए का उपयोग हड़प्पाई लोग फसल काटने के लिए करते थे। जैसे मैंने बताया कि राजस्थान से जो कालीबंगा क्षेत्र है वहां से लकड़ी का हल मिला है। व्यापार जो होता था, सबसे बड़ी चीज है कि जो हमारा हड़प्पा सभ्यता में व्यापार होता था वो विनिमय प्रणाली पे आधारित था, आदान प्रदान पे आधारित था। तो हम हड़प्पा संस्कृति में आर्थिक स्थिति में ही हम व्यापार एवं वाणिज्य को देखते हैं। तो हम देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों के जीवन में व्यापार का बहुत ही बड़ा महत्व था। माने हड़प्पाई लोग व्यापार में बहुत ही अव्वल दर्जे से थे। अगर यूं कहें कि अगर सामाजिक स्थिति के बारे में आगे हम चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ पे देखते हैं तो हड़प्पा संस्कृति में जो कहा जाता है कि उसका शासन किसके हाथों में था, उसका बागडोर किसके हाथों में था, तो संभवतः हम लोग देखते हैं
कि वणिक वर्ग के ही हाथों में इसका शासन हुआ करता था। हड़प्पा सभ्यता का जो शासन था वो वणिक वर्ग के हाथों में ही हुआ करता था। तो इसलिए देखते हैं कि हड़प्पा कालीन जो लोग थे उनके जीवन में व्यापार का बहुत ही बड़ा महत्व था। इसकी पुष्टि कैसे होती है? तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो एवं लोथल में अनाज के बड़े बड़े कोठार मिले हैं। कहाँ कहाँ मिले हैं? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल में अनाज के बड़े बड़े कोठार मिले हैं तथा ढेर सारी सीलों एवं मापतोल के अस्तित्व के साक्ष्य पाए गए हैं। मतलब इसी से हम लोग अनुमान लगाते हैं कि जो बड़े बड़े कोठार थे और ढेर सारी सीलें मिली है, माप तोल के अस्तित्व के जो साक्ष्य मिले हैं, इससे हम लोग अनुमान लगाते हैं कि उनके जीवन में व्यापार का बहुत ही बड़ा महत्व था। व्यापार जो था वो देश एवं विदेश दोनों जगह फैले हुए थे। तो देश और विदेश में व्यापार के साधन क्या थे? तो हम लोग देखते हैं कि जो देश है अपने अंदर अपने क्षेत्र में जब करते थे तो बैलगाड़ी और पशु का उपयोग माल को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में करते थे। और जब विदेश में हम देखते हैं तो जल परिवहन एकमात्र साधन था जिसके द्वारा वस्तु का आदान प्रदान हुआ करता था। व्यापार के लिए जुड़े नगर या बंदरगाह जो हड़प्पा काल में थे वो कौन कौन थे? तो बालाकोट, डावरकोट, सुतकांगेडोर, सुतकाको, मुंडीगाक, मालवान, भगतराव, प्रभास पाटन। और बंदरगाह के रूप में हम देखते हैं तो लोथल को भी हम लोग बंदरगाह में पाते हैं। सुतकांगेडोर और लोथल हड़प्पा सभ्यता के बंदरगाह हुआ करते थे। हड़प्पाई लोग अपने क्षेत्र के भीतर किस चीज का व्यापार करते थे? तो पत्थर, धातु एवं हड्डी आदि का व्यापार अपने क्षेत्र के अंदर करते थे। हड़प्पाई लोग पहिया से परिचित थे। हड़प्पाई लोग जो थे वो पहिए से परिचित थे। हड़प्पाई लोग जो थे वो पहिया से परिचित थे। पहिए से हम लोग इस चीज को देखते हैं कि जो हड़प्पाई लोग थे वे अपने सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए बैलगाड़ी का उपयोग करते थे। अर्थात वे बैलगाड़ी से परिचित थे। हड़प्पाई लोगों का जो व्यापार था वो राजस्थान के एक क्षेत्र से था। राजस्थान का जो एक क्षेत्र है कालीबंगा, वहां कालीबंगा से था एवं अफगानिस्तान एवं ईरान से भी इनका व्यापार होता था। हम लोग जैसा देखेंगे कि ईरान से जो था इनका व्यापार आपको नील रत्न में और लाजवर्द में इनका व्यापार आयात करते थे। कौन सा? नील रत्न और लाजवर्द। ईरान से देखेंगे तो हम लोग ईरान से फिरोजा देखते हैं। अभी हम लोग आगे देखेंगे एक क्रम में कि हड़प्पाई लोग कौन से वस्तुओं का आयात विदेशों से करते थे। अब हम आते हैं 2350 ईसा पूर्व के करीब और उससे आगे के क्रम में ईस्वी में मेसोपोटामिया के अभिलेख से हमें मेलुहा शब्द देखते हैं। मेसोपोटामिया के अभिलेख में मेलुहा से हड़प्पाई सभ्यता का व्यापारिक संबंध था। तो मेलुहा जो शब्द है, मेलुहा जो स्थान है वो सिंधु क्षेत्र का प्राचीन नाम हुआ करता था। मेलुहा क्या मिलता है? तो सिंधु क्षेत्र का प्राचीन नाम। और दो मध्यवर्ती व्यापार के केंद्र मिले हैं अभिलेख में। हम लोग देखते हैं कि दो मध्यवर्ती व्यापार के केंद्र का भी चर्चा
होता है तो एक दिलमन और एक मकन। दिलमन की पहचान फारस की खाड़ी के बहरीन से हुई है, और ओमान का जो परिचय है, सॉरी, मकान का जो परिचय है वो ओमान से, आज के संदर्भ में ओमान से पाया गया है। अब हम देखते हैं कि हड़प्पा संस्कृति में सिंधु सभ्यता का जो व्यापार था वो कहाँ तक फैला था, और इसके साथ ही कौन से ऐसे वस्तु थे जो हम दूसरे देशों से या अपने प्रदेश के जो क्षेत्र थे, क्या क्या वस्तुएं मंगाते थे। तो इस क्रम में हम देखते हैं कि जो सोना था वो सिंधुवासी लोग अफगानिस्तान से, भारत से और कर्नाटक से मंगाते थे। मतलब सोना का आयात कहाँ से करते थे, तो अफगानिस्तान, फारस और कर्नाटक से। चांदी हम देखते हैं ईरान से, अफगानिस्तान से और मेसोपोटामिया से मंगाते थे। तांबा खेतड़ी राजस्थान का प्रदेश है, राजस्थान में खेतड़ी पड़ता है, वहां से तांबा, और बलूचिस्तान से तांबा मंगाते थे। टीन कहाँ से मंगाते थे, तो टीन ईरान और अफगानिस्तान से टीन का आयात होता था। सेल खड़ी का, तो सेल खड़ी बलूचिस्तान से, और जो सिंधु प्रदेश था उसमें राजस्थान और गुजरात से मंगाते थे। हरित मणि दक्षिण भारत से। शंख एवं कौड़िया सौराष्ट्र गुजरात से और दक्षिण भारत से। ये सब अति महत्वपूर्ण है, आप लोग इसको प्लीज जॉट डाउन करते जाइएगा, क्योंकि अक्सर एग्जाम में इनसे मिलाने का प्रश्न आता है। तो इस चीज को आप लोग गंभीरता से नोट कीजिएगा और मेमोराइज कीजिएगा। शंख और कौड़ी कहाँ से, तो सौराष्ट्र से और दक्षिण भारत से। नील रत्न अफगानिस्तान का जो प्रदेश है, बदखसा। शिलाजीत हिमालय क्षेत्र से। फिरोजा ईरान से। लाजवर्त आपको अफगानिस्तान के बदखसा प्रदेश और मेसोपोटामिया से। इसको इंग्लिश में बोलते हैं लेपिस लुजली, लाजवर्त। गोमेद लाजवर्त आज भी देखिएगा, फिरोजा लाजवर्त आज भी अगर देखिएगा तो जो व्यक्ति अगर एस्ट्रोलॉजर पे विश्वास करते हैं, एस्ट्रोलॉजी को मानते हैं, वे फिरोजा और लाजवर्त, गोमेद जैसे चीज धारण करते हैं। और इन चीजों का जहां तक एस्ट्रोलॉजी में भी उपयोग होता है, और इनका सजावट में भी, आभूषण बनाने में भी इनका प्रयोग धड़के से होता है। तो इससे यही हम देखते हैं कि उस समय के लोग जो ऐसे रत्न थे उनको आभूषण के तौर पे अच्छे से यूज करते थे। गोमेद सौराष्ट्र गुजरात से। सीसा ईरान, राजस्थान, अफगानिस्तान और दक्षिण भारत से। कहां से सीसा, तो ईरान, राजस्थान, अफगानिस्तान और दक्षिण भारत से सीसा मंगाते थे। स्टेरलाइट ईरान से। स्फटिक को दक्कन का पठार, उड़ीसा और बिहार स्फटिक आभूषण बनाने में, और अभी भी देखा जाए तो एस्ट्रोलॉजी में स्फटिक का उपयोग होता है। जो व्यक्ति गुस्सैल स्वभाव के होते हैं उनके जो गुस्सा है, गुस्सापन को कम करने के लिए स्फटिक दिया जाता है। तो स्फटिक तो ऐसे गर्म लोगों को, जो गर्म माइंड के होते हैं, उनको रिलैक्स करने के लिए, ठंडा करने के लिए दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो जो हड़प्पा संस्कृति के लोग थे वो शांत प्रिय थे। अगर उनके नेचर के बारे में बात किया जाता है कि हड़प्पा संस्कृति के लोग कैसे थे, तो वे शांत प्रिय व्यक्ति थे। स्लेट कांगड़ा हिमाचल प्रदेश से मंगाया जाता था। तो
ये जितने भी आपको 16 पॉइंट बताया गया है, सोना चांदी तांबा तीन सेल खड़ी हरित मणि शंख गौड़िया नील रत्न शिलाजीत फिरोजा लाजवर्त गोमेद गोमेद सीसा स्टेलाइट स्फटिक और स्लेट, इन सबको आप स्क्रीनशॉट लीजिए। नोट्स बना रहे हैं तो उस नोट्स में लिखिए, क्योंकि अक्सर एक प्रश्न ऐसे मिलाने वाले पूछे जाते हैं। थैंक यू। और एक आपसे विनती है कि मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। हम देखते हैं कि हड़प्पा संस्कृति में सिंधु सभ्यता का जो व्यापार था वो कहाँ तक फैला था, और इसके साथ ही कौन से ऐसे वस्तु थे जो हम दूसरे देशों से या अपने प्रदेश के जो क्षेत्र थे क्या क्या वस्तुएं मंगाते थे। तो इस क्रम में हम देखते हैं कि जो सोना था वो सिंधुवासी लोग अफगानिस्तान से, भारत से और कर्नाटक से मंगाते थे। मतलब सोना का आयात कहां से करते थे, तो अफगानिस्तान, फारस और कर्नाटक से। चांदी हम देखते हैं ईरान से, अफगानिस्तान से और मेसोपोटामिया से मंगाते थे। तांबा खेतड़ी राजस्थान का प्रदेश है, राजस्थान में खेतड़ी पड़ता है, वहां से तांबा, और बलूचिस्तान से तांबा मंगाते थे। टीन कहां से मंगाते थे, तो टीन ईरान और अफगानिस्तान से टीन का आयात होता था। सेल खड़ी का, तो सेल खड़ी बलूचिस्तान से, और जो सिंधु प्रदेश था उसमें राजस्थान और गुजरात से मंगाते थे। हरित मणि दक्षिण भारत से। शंख एवं कौड़िया सौराष्ट्र गुजरात से और दक्षिण भारत से। ये सब अति महत्वपूर्ण है, आप लोग इसको प्लीज जॉट डाउन करते जाइएगा, क्योंकि अक्सर एग्जाम में इनसे मिलाने का प्रश्न आता है। तो इस चीज को आप लोग गंभीरता से नोट कीजिएगा और मेमोराइज कीजिएगा। शंख और कौड़ी कहां से, तो सौराष्ट्र से और दक्षिण भारत से। नील रत्न अफगानिस्तान का जो प्रदेश है, बदखसा। शिलाजीत हिमालय क्षेत्र से। फिरोजा ईरान से। लाजवर्त आपको अफगानिस्तान के बदखसा प्रदेश और मेसोपोटामिया से। इसको इंग्लिश में बोलते हैं लेपिस लुजली। लाजवर्त। गोमेद लाजवर्त आज भी देखिएगा, फिरोजा लाजवर्त आज भी अगर देखिएगा तो जो व्यक्ति अगर एस्ट्रोलॉजर पे विश्वास करते हैं, एस्ट्रोलॉजी को मानते हैं, वे फिरोजा और लाजवर्त गोमेद जैसे चीज धारण करते हैं। और इन चीजों का जहां तक एस्ट्रोलॉजी में भी उपयोग होता है और इनका सजावट में भी, आभूषण बनाने में भी इनका प्रयोग धड़के से होता है। तो इससे यही हम देखते हैं कि उस समय के लोग जो ऐसे रत्न थे उनको आभूषण के तौर पे अच्छे से यूज करते थे। गोमेद सौराष्ट्र गुजरात से। सीसा ईरान, राजस्थान, अफगानिस्तान और दक्षिण भारत से। कहां से सीसा, तो ईरान, राजस्थान, अफगानिस्तान और दक्षिण भारत से सीसा मंगाते थे। स्टेलाइट ईरान से। स्फटिक को दक्कन का पठार, उड़ीसा और बिहार स्फटिक आभूषण बनाने में, और अभी भी देखा जाए तो एस्ट्रोलॉजी में स्फटिक का उपयोग होता है। जो व्यक्ति गुस्सैल स्वभाव के होते हैं उनके जो गुस्सा है, गुस्सापन को कम करने के लिए स्फटिक दिया जाता है। तो स्फटिक तो ऐसे गर्म लोगों को, जो गर्म माइंड के होते हैं, उनको रिलैक्स करने के लिए, ठंडा करने के लिए दिया जाता है।
लेकिन यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो जो हड़प्पा संस्कृति के लोग थे वो शांत प्रिय थे। अगर उनके नेचर के बारे में बात किया जाता है कि हड़प्पा संस्कृति के लोग कैसे थे, तो वे शांत प्रिय व्यक्ति थे। स्लेट स्लेट कांगड़ा हिमाचल प्रदेश से मंगाया जाता था। तो ये जितने भी आपको 16 पॉइंट बताया गया है, सोना चांदी तांबा तीन सेल खड़ी हरितमणि शंख गौड़िया नीलरत्न शिलाजीत फिरोजा लाजवर्त गोमेज सीसा स्टेलाइट स्फटिक और स्लेट, इन सबको आप स्क्रीनशॉट लीजिए। नोट्स बना रहे हैं तो उस नोट्स में लिखिए, क्योंकि अक्सर एक प्रश्न ऐसे मिलाने वाले पूछे जाते हैं। थैंक यू। और एक आपसे विनती है कि मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।